Hello everyone, welcome you all in a daily current affairs session. In this session, we will going to discuss some important current affairs related to our examination. आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या important न्यूज़ है आज की. So first news is Union Cabinet gave nod for PLI scheme in the field of advanced chemistry cell battery storage. यूनियन कैबिनेट ने भी हाल ही में मंजूरी दी है. नोट का मतलब अप्रूवल होता है फॉर पीएलआई स्कीम के तहत कि कंट्री में एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी का स्टोरेज बढ़ाया जाए. थोड़ा समझ लेते हैं और अच्छे से. पीएलआई क्या है पहले ये समझते हैं. नोट का मतलब अप्रूवल समझ में आ गया कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है. तो पीएलआई का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. देखिए यहाँ लिखा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में होता क्या है. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत ये होता है कि कंट्री में अगर गवर्नमेंट को किसी भी चीज का मैन्युफैक्चर को बढ़ाना है, किसी भी चीज के मैन्युफैक्चर को बढ़ाना है, तो उसे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वहां पे जो इन्वेस्टमेंट कर रही होती है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत ही कर रही होती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, तो कंट्री में इस समय ऑक्सीजन प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, काफी ज्यादा अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर रही है. ठीक है. तो वही चीज है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन को या मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करती है, उसके तहत वहां पे कुछ फंडिंग कर रही होती है, तो पीएलआई स्कीम के तहत कर रही होती है. अब यहाँ पे पीएलआई स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट एलोकेट किया वो देख लेते हैं. द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड रुपीज 18,100 crore प्लान टू इंसेंटिवाइज बैटरी मेकर्स टू मैन्युफैक्चर लोकली as it look to cut import dependence while give a boost to electric vehicle adoption. तो कंट्री का जो फ्यूचर ऑब्वियस सी बात है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, कंट्री के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो बैटरीज होती हैं उन्हें यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो उन बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अमाउंट एलोकेट किया. अभी हमारी जो डिपेंडेंसी है पूरी तरीके से दूसरी कंट्री पे हम डिपेंड रहते हैं, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं. बट आगे फ्यूचर में जो कंट्री का फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है और वहां पे हमें काफी ज्यादा बैटरीज की आवश्यकता पड़ेगी. तो गवर्नमेंट अगर हम बात करें कंट्री में इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जो उसकी एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी होती है उनके उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है. दिस वॉज डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज प्रपोजल विच द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट विल क्रिएट अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹45,000 crore. तो गवर्नमेंट ने बोला भी है कि वो इस इंडस्ट्री में टोटल 45,000 crore रुपीज अपनी तरफ से इन्वेस्ट करेगा. Under the Production Linked Incentive Scheme floated by the central government, the cabinet in November 2020 had approved rupees 18,000 crore for domestic manufacturing of advanced chemistry cell battery storage. तो 18,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट पहले ही दे चुकी है नवंबर 2020 में. ये एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर बाद में उसे आगे जाके उसे स्टोर कर लिया जाता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में और आगे जाके फिर से उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम यूज करते हैं. ठीक है. तो एक प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हो. ठीक है. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही 18,000 करोड़ रुपए नवंबर में दे दिए थे और अभी फिर से 18,100 करोड़ का यहाँ पे अप्रूवल दिया है. आई होप ये न्यूज क्लियर होगी. अगली न्यूज है सेंटर अप्रूव ट्रांसफर ऑफ आईटीबीपी इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस. आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस लैंड टू उत्तराखंड गवर्नमेंट. तो यहाँ पे अगर बात करें सेंटर गवर्नमेंट के अंडर ही अगर हम बात करें आईटीबीपी आती है. आईटीबीपी आपने सुना होगा एक आर्म फोर्स है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आईटीबीपी सेंटर ने क्या कर दिया कि जो आईटीबीपी के पास लैंड था कुछ पार्ट लैंड का उत्तराखंड गवर्नमेंट को दे दिया. उत्तराखंड गवर्नमेंट को कुछ लैंड की आवश्यकता थी तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईटीबीपी के पास कुछ जो लैंड था या जमीन थी वो उत्तराखंड गवर्नमेंट को दे दी कुछ फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. ठीक है. तो आइए न्यूज को समझ लेते हैं. द कैबिनेट चेयर पीएम हैज अप्रूव्ड ट्रांसफर ऑफ 1500 स्क्वायर मीटर. 1500 स्क्वायर मीटर की यहाँ पे जमीन जो है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की वो एट मसूरी. ये जो जमीन है कहाँ पर है, आईटीबीपी एट मसूरी टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड. तो ये आईटीबीपी
की अगर बात करें, आईटीबीपी की जमीन मसूरी में है, 1500 स्क्वायर मीटर की जो एक्स्ट्रा जमीन थी वो उन्होंने उत्तराखंड गवर्नमेंट को दे दी टू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। क्या है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी गई है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट ये है कि एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम बिटवीन देहरादून एंड मसूरी। तो रोपवे आपने सुना होगा कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा, कई बार हमने मूवीज में भी देखा है कि रोप में यहाँ पर इस तरीके से ऐसे लोग जा रहे होते हैं, ठीक है ना, और दूसरी तरफ से भी इस तरीके से लोग रोप में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रोपवे यहाँ पर एक ब्रिज तरीके का एक रोपवे सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जो देहरादून को मसूरी से कनेक्ट करेगा। देहरादून को मसूरी से कनेक्ट करेगा ये, यानी एक शहर से दूसरे शहर को ये रोपवे कनेक्ट करेगा। तो ये काफी बड़ा और लंबा रोपवे यहाँ पे बनने वाला है। तो देख लेते हैं। द प्रपोज रोपवे इज अ मोनो केबल रोपवे ऑफ 5580 मीटर लेंथ अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड बिटवीन पुरकुल गांव, देहरादून लोअर टर्मिनल स्टेशन, यानी देहरादून में ही एक गांव है पुरकुल गांव, वहां से वो कनेक्ट करेगा मसूरी के अपर टर्मिनल स्टेशन को। बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 285 करोड़, 285 करोड़ की इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। विद अ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 1000 पर्सन पर आवर। पर आवर ये 1000 पर्सन को कैर कर सकता है पर डायरेक्शन, ठीक है। This will considerably reduce the traffic flow on the road route from देहरादून to मसूरी। तो देहरादून से मसूरी का जो रोड ट्रैफिक है वो ऑब्वियस सी बात है कम होगा। जिन लोगों को देहरादून से मसूरी जाना है वो ऑब्वियस सी बात है रोप वे से जा सकते हैं, और जिन्हें मसूरी से देहरादून जाना है वो रोप वे से, अगर बात करें मसूरी से देहरादून भी आ सकते हैं। टोटल अगर बात करें 285 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए अगर बात करें यहाँ पर आईटीबीपी ने अपनी 1500 स्क्वायर मीटर की जमीन जो है वो किसे दे दी है? उत्तराखंड गवर्नमेंट को दे दी है। क्लियर है? बात कर लेते हैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईटीबीपी के हेड कौन है? आईटीबीपी के हेड कौन है? तो आईटीबीपी के जो हेड है, जो डायरेक्टर है, उनका नाम है एस एस देसवाल। एस एस देसवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है कई बार, अभी लास्ट ईयर ही चेंज हुए हैं ये। आईटीबीपी के जो नए हेड है वो कौन है? एस एस देसवाल है। आईटीबीपी की स्थापना जो हुई थी, आईटीबीपी की जो स्थापना हुई थी, ये 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी, ठीक है। तो हम हर साल 24 अक्टूबर को आईटीबीपी का फाउंडेशन डे भी मनाते हैं। तो आईटीबीपी आप लोगों को पता है कि वन ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इंडो तिब्बतियन जो बॉर्डर है उसे प्रोटेक्ट करती है, एक बॉर्डर पुलिस है। आई होप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। WHO has not associated term Indian variant with B1617 वेरिएंट ऑफ अ कोरोना वायरस, क्लैरिफाई हेल्थ मिनिस्ट्री। तो आप लोगों ने भी हाल ही में बड़ा न्यूज में सुना होगा B1617 के बारे में। B1617 एक वेरिएंट है जो बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं डेडली है। B1617 जो वेरिएंट है ये बहुत ही ज्यादा डेडली वेरिएंट है। बोला जा रहा है कि ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट है। ये कैसा वेरिएंट है? डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा डेडली वेरिएंट है। तो ये बहुत ज्यादा पाया गया इस समय इंडिया में, जिसकी वजह से अगर बात करें लोगों की जो डेथ है वो काफी तेजी से हुई। B161 जो ये म्यूटेंट है वायरस का, इसमें होता क्या है कि ये आपकी बॉडीज में जल्दी जो इसके जो बैक्टीरिया जो वायरस है वो चला जाता है, तो ये बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई करने लगता है, ठीक है ना। आपके अंदर जो बॉडी में जो वायरस है वो काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करके पूरी बॉडी में फैलने लगता है। तो ये काफी ज्यादा डेडली है। सबसे पहले ये जो वेरिएंट है वो महाराष्ट्र में पाया गया था। फिर बाद में अगर बात करें, हमें दिल्ली में भी देखने को मिला, गुजरात में भी देखने को मिला। तो बोला जा रहा था कि ये जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, इसे अगर बात करें, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये इंडियन वेरिएंट है, बल्कि ये इंडियन वेरिएंट नहीं है, ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट है। यानी बोला जा रहा था ये यूके और ब्राजील का मिला के एक वेरिएंट है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि एक नए तरीके का वेरिएंट पाया गया, तो इसे इंडियन वेरिएंट का नाम भी लोग देने लगे थे। तो यहाँ पे WHO ने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि ये जो B1617 है, इसे हम इंडियन वेरिएंट का नाम अभी नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी और भी कंट्रीज में है, ठीक है। ये B1617 जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ये और भी कंट्रीज में है। तो इसी से रिगार्डिंग यहाँ पे ये न्यूज है कि द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर clarified that WHO has not associated the term Indian variant with B1617। बहुत ज्यादा डेडली वेरिएंट है ये, ठीक है ना।
नाउ क्लासिफाइड एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसी की वजह से अगर बात करें इंडिया में ये जो डेथ है या जो केसेस है वो मल्टीप्लाई हुए हैं। Several media reports have covered the news of the WHO classifying B1617 as a variant of global concern. Some of these reports have termed B1617 variant of the coronavirus as an Indian variant. बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर बोल लेते हैं कि ये B1617 इंडियन वेरिएंट है, बट इसे अभी इंडियन वेरिएंट नाम नहीं दिया गया। This is to clarify that WHO has not associated the term Indian variant with B1617 variant of the coronavirus। 32 पेज डॉक्यूमेंट में अपने उन्होंने बताया। In the word Indian, in fact the word Indian has not been used in his report on the matter। तो उनकी रिपोर्ट में इंडियन वर्ड था ही नहीं B1617 को लेके। As per media report earlier, WHO has said that the Indian coronavirus variant B1617, now declared as a variant of global concern, has spread to 44 कंट्रीज। तो ये मीडिया में न्यूज में चल रहा था कि डब्ल्यूएचओ ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो B161 वायरस है ये इंडियन वेरिएंट का है। बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया फिर से अपनी स्पष्ट रिपोर्ट में बताया है कि B1617 जो है वो इंडियन वेरिएंट नहीं है, बट इट इज अ डेडली वेरिएंट। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है B1617। तो उसके जो म्यूटेंट हैं कोरोना वायरस के या नई नई जो न्यूज़ेस आ रही हैं वो हमारे पेपर के लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। World Bank report that India received USD to 83 billion in remittance in 2020। तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में जारी किया है कि इंडिया ने कुछ 83 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो 2020 में रिसीव किया। क्या रिसीव किया? रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब लग गई यूएस में और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इंडिया में रह रहे हैं, तो आप यूएस से इंडिया में क्या कर रहे हो? पैसे भेज रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं और भी कंट्रीज में रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अदर कंट्रीज से इंडिया में पैसा भेज रहे होते हैं। तो जो अदर कंट्री से हमारी कंट्री में पैसा आ रहा होता है उसकी यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार की गई है कि और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने तैयार करी है। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया ने 83 बिलियन जो है वो यूएस डॉलर रिसीव किया है। किसके थ्रू? रेमिटेंस के थ्रू। India received over $83 billion in remittance in 2020, a drop of just 0.2%। यानी जो ड्रॉप भी हुआ 0.2% का हुआ है, यानी 2019 से, यानी कंपेयर जो किया गया ड्रॉप का वो कंपेयर किया गया 2019 से। यानी 2020 में पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ था और हर कोई सफर कर रहा था, लेकिन तब भी इंडियन इकोनॉमी जो है वो अपने आप को संभाले हुए इसलिए थी क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का पैसा अच्छा खासा आ रहा था। और यहाँ पे रेमिटेंट ट्रांसफर्स की भी अगर बात करें तो वहां पे ड्रॉप ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला। लिखा भी है डिस्पाइट द पेंडेमिक दैट डिवास्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो जहां पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी सफर कर रही थी वहां पे जो इंडिया का रेमिटेंस जो बोल सकते हैं जो रेमिटेंस रेमिटेंस अरे इसे एक वर्ड दे देते हैं, मतलब रेमिटेंस जो उसका कोष है, ठीक है ना, जो कोष है वो बढ़ ही रहा था, रेमिटेंस जो फंड है वो बढ़ रहा था। इंडिया हैड रिसीव्ड यूएसडी 83.3 बिलियन इन रेमिटेंस। The World Bank data released that China has received US $59.5 billion in 2020 against USD 68.3 बिलियन इन द प्रीवियस ईयर। तो चाइना का काफी ज्यादा कम हुआ। चाइना ने अगर बात करें 2020 में 59.5 बिलियन रिसीव किए और हमने 2020 में $83 बिलियन रिसीव किए। तो हमारे लोग काफी ज्यादा नॉलेजेबल हैं, टैलेंटेड हैं और दुनिया भर में हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज और वर्ल्ड बैंक से रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। हम सबको पता है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक के हेड का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक के हेड का नाम है डेविड मालपास। क्या नाम है? डेविड मालपास। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया। अगला, आहार फ्री मील डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव इन असम। तो असम में एक फ्री मील डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आहार। अब ये किसने लॉन्च किया है, क्या है, देख लेते हैं। इन असम आहार अ फ्री मील डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव with the motto of combating hunger feeding future in successful heart in Guwahati metropolis। This initiative, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें ये एक फ्री मील यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दिस इनिशिएटिव इज बीइंग टेकन बाय एनजीओ केयर यू 365।
एक एनजीओ है जिसका नाम है केयर यू 365 विद द पर्पस टू ऑफर wholesome meals to roadside dwellers and their service is being acquired by the needy via their meals। तो यहाँ पे अगर बात करें रोड साइड जो डवेलर्स होते हैं उन्हें ये अगर बात करें फ्री ऑफ कॉस्ट मील प्रोवाइड करेगी। कौन सी एनजीओ है? एनजीओ केयर यू 365, इंपॉर्टेंट है, एनजीओ केयर यू 365। इसने ये आहार जो है आहार एक यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च करी है जिसके तहत वो फ्री मील डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 100 of individuals have been fed by this group in Guwahati throughout कोविड सिनेरियो। ठीक है, तो ये न्यूज में अभी हाल ही में असम न्यूज में था कि असम में इलेक्शन हुए थे और वहां के न्यू सीएम बने हैं, नए सीएम बने हैं। तो वहां के नए सीएम कौन बने हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हाल ही में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि असम के नए सीएम कौन बने हैं। Himachal Pradesh government announced to provide free COVID treatment to beneficiary of HimCare and प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम इन रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को जो बेनिफिशियरी हैं हिम केयर स्कीम के और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के। अब हिम केयर स्कीम क्या है? हिम केयर स्कीम जो है इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट की स्कीम है जो 2009 में लॉन्च हुई थी। इसके तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही थी कौन? गवर्नमेंट। ठीक है ना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही थी जो गवर्नमेंट है वो 5 लाख तक का जो पुअर फैमिलीज हैं उन लोग, या अगर बात करें जो जो बिलो पोवर्टी लाइन के लोग होते हैं उस स्टेट में उन लोगों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, हिम केयर स्कीम के तहत। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम की अगर बात करें इसके अंदर आयुष्मान भारत आता है, इसके तहत आयुष्मान भारत आता है। तो आयुष्मान भारत भी स्कीम की आप लोगों ने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सभी को, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे बैगर्स हो, चाहे कोई भी हो, जो भी अगर बात करें पुअर फैमिलीज में जो भी आ रहे हैं उन सभी को अगर हम बात करें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वही बात है कि जिन लोगों ने आयुष्मान भारत के अंदर अपने आप को या तो आयुष्मान भारत के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है हिमाचल प्रदेश में, या हिम केयर स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो उन लोगों को फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा कोविड का। लिखा भी है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू कोविड पेशेंट अंडर हिम केयर एंड आयुष्मान भारत। तो ये स्कीम याद रखिएगा, हिम केयर इंपॉर्टेंट है, 2009 में लॉन्च हुई थी, फिर से यहाँ पर ये न्यूज में है काफी ज्यादा। हिम केयर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्या है? आयुष्मान भारत स्कीम इज रजिस्टर्ड इन प्राइवेट हॉस्पिटल। तो जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करा रहे हैं उनका इलाज फ्री में होगा। अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट ओनली द बेनिफिशियरी ऑफ द हिम केयर एंड आयुष्मान भारत कैन अवेल ऑफ द फैसिलिटी। फर्दर द प्राइवेट हॉस्पिटल मस्ट बी डेजिग्नेटेड एज अ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। Chief Minister Jairam Thakur stated that Himachal Pradesh government had decided to provide free treatment to beneficiaries of HimCare and Ayushman Bharat scheme to COVID-19 patients in registered private hospital which have been dedicated at COVID hospital। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज और पता चल गई कि जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है उनका नाम क्या है? जयराम ठाकुर। क्या नाम है? जयराम ठाकुर। अभी हाल ही में अगर बात करें न्यूज में था कि मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट यूनिट इन ओटी ऑपरेशन थिएटर सेट अप इन भोपाल जबलपुर। तो अभी आप लोगों ने ब्लैक फंगल के बारे में बड़ा न्यूज में सुना होगा, तो उससे उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए ऑपरेशन थिएटर सेटअप किए जाएंगे कहां पर? भोपाल में और जबलपुर में। ठीक है, तो ये ब्लैक फंगल है क्या? बड़ा ज्यादा न्यूज में था ब्लैक फंगल। तो ब्लैक फंगल की अगर हम बात कर लें, बोला जा रहा है कि जनरली ये जो ब्लैक फंगल है ये जिन लोगों को डायबिटीज होता है या जिनकी इम्यूनिटी वीक हो रही वीक होती है उन पे ज्यादा अटैक करता है। देखो डॉक्टर ने अब बोला है या बताया हुआ है कि जो एयर में फंगस होते हैं वही हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। बट अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी वीक होते हैं।
तो जब वो वीक होते हैं तो ये जो फंगल होता है ये अटैक कर देता है बॉडी में, और जो इनको डायबिटीज होती है या जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन पे बहुत ज्यादा अटैक कर देता है। तो वो जो साइनस वाला एरिया होता है हमारे नाक के पास, एक साइनस वाला जो नाक के पास का एरिया होता है उसे साइनस बोला जाता है। तो वहां पे अगर बात करें, आपका जो बलगम है वो जमने लगता है, जो म्यूकस होता है वो जमने लगता है, और जिसकी वजह से वो वायरस जो है वो काफी ज्यादा फैलने लगता है, और यहाँ तक कि लोग अंधे भी हो जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा अगर बात करें डेडली वायरस ये भी है। वायरस क्या है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो जनरली अगर बात करें एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट में जो फंगस होते हैं उन्हीं से हो जाता है। एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया या फंगस होते हैं उनसे ही हो जाता है। तभी बोलते हैं कि इस बीमारियों ने हमें ये सिखा दिया कि हमें इम्यूनिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वी हैव टू मेक आवर इम्यूनिटी वेरी स्ट्रांग। तो वही ब्लैक फंगस से रिलेटेड यहाँ पे अगर बात करें, ऑपरेशन थिएटर स्टैब्लिश किए जाएंगे भोपाल और जबलपुर में मध्य प्रदेश में। पेशेंट्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड विद ब्लैक फंगल इन्फेक्शन ड्यूरिंग कोविड ट्रीटमेंट ड्यू टू ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड। तो हाँ, अब वही बात है कि कोविड में ये इतने न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि कोविड ट्रीटमेंट के तहत जिन जो लोग स्टेरॉइड ज्यादा ले रहे हैं, स्टेरॉइड मतलब जो लोग दवाइयां ज्यादा ले रहे हैं, दवाइयों पे डिपेंडेंट है। अब ये डायबिटीज वाले क्या होते हैं, दवाइयों पे ज्यादा डिपेंडेंस होते हैं। तो जो लोग दवाइयों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होते हैं उनको ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है उन्हें ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। Doctors are removing the infected part, such as eye, platelet, jaw, so forth before the infection reaching the brain. तो ब्रेन तक जाने से पहले जहां भी इन्फेक्शन फैलता है वहां से उस पार्ट को डॉक्टर हटा ही देते हैं। Even death have been reported from Jabalpur due to black fungal infection. There will be separate OT for those who became COVID negative after treatment. According to health expert, the symptoms of mucormycosis include headache, fever, pain under the eyes, nasal और sinus congestion as partial loss of vision. तो इसी को म्यूकोरमाइकोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस भी अभी न्यूज में था काफी ज्यादा। म्यूकोरमाइकोसिस को ही ब्लैक फंगल बोला जा रहा था। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। Tamil Nadu CM announced rupees 25 lakh compensation to families of 43 medical professionals who died due to COVID-19। अभी हाल ही में तमिलनाडु के जो सीएम है, हाल ही में भी अगर बात करें, आपने सुना होगा तमिलनाडु में इलेक्शन हुए थे और तमिलनाडु के नए सीएम कौन है, एम के स्टेलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीएम के नाम पूछे जाते हैं। एम के स्टेलिन सीएम कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। इन्होंने अनाउंस किया कि 25 लाख का कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे 43 मेडिकल प्रोफेशन को जिनकी मृत्यु हो गई कोविड 19 में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते समय। द डीएमके गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस इंसेंटिव्स टू फ्रंटलाइन वर्कर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेस एंड पैरामेडिक्स एंड अदर स्टाफ मेंबर हु आर इन्वॉल्व इन कोविड ड्यूटी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। तो बोला जा रहा है कि जो लोग अप्रैल में और जून में जितने भी जो फ्रंटलाइन वर्कर थे उन लोगों को इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। डॉक्टर्स को 30,000 का, नर्सेस एंड ट्रेनी डॉक्टर को 20,000 का, और जो और भी जो सैनिटरी वर्कर पीपल होते हैं, सिटी स्कैन डिपार्टमेंट में होते हैं, एम्बुलेंस वर्कर्स होते हैं, उन्हें 15,000 का इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी तमिलनाडु गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज है, अदानी ग्रुप सेटअप रीजनल हेडक्वार्टर इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में अगर बात करें, अदानी अदानी ग्रुप ने अपना रीजनल हेडक्वार्टर ओपन किया है। तो ये एक हेडक्वार्टर से रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूज है, मतलब कि अदानी सिंगापुर कंट्री हेड जय कुमार जनक राज सेट सिंगापुर वाज एन आइडियल चॉइस ऑफ अदानी रीजनल हेडक्वार्टर थैंक टू इट्स आइडियल ज्योग्राफिकल लोकेशन, लीगल एंड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, साउथ इंडियन बैंक लॉन्च वीडियो केवाईसी फॉर ओपन एन अकाउंट। साउथ इंडियन बैंक ने अभी हाल ही में वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग एक सिस्टम है वो लॉन्च किया। जनरली केवाईसी जो है, वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग जो सिस्टम है, ये बहुत सारे बैंक पहले से अडॉप्ट किए हुए हैं, और धीरे धीरे हर बैंक ये टेक्नोलॉजी से अपग्रेड हो रहा है और अपने आप को डिजिटली लोगों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो साउथ इंडियन बैंक ने भी, जो जिस तरीके से और बैंक इस तरीके का इनिशिएटिव ले रहे थे, तो उसी तर्ज पर साउथ इंडियन बैंक ने भी इस इनिशिएटिव को लिया और केवाईसी यहाँ पे वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे लॉन्च किया। द डिजिटल इनिशिएटिव हेल्प द कस्टमर ओपन एन अकाउंट थ्रू अ वीडियो कॉल जस्ट विद द हेल्प ऑफ पैन एंड आधार नंबर ऑफ द कस्टमर। तो आप लोगों को पता होगा केवाईसी क्या होता है। केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, जहां पे कस्टमर का अगर बात करें आईडी प्रूफ मांगा जाता है, और उसका मतलब अगर बात करें उसके आईडी, जनरली अगर बात करें उसका एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। ठीक है, उसका ऐसा हो उसकी आईडी में उसका एड्रेस प्रूफ होना भी जरूरी है। तो आधार नंबर और पैन से अगर बात करें आपका केवाईसी ओपन हो जाता है।
आधार कंपलसरी है। वीडियो केवाईसी इज अ हैसल फ्री मोड ऑफ अकाउंट ओपनिंग which allow the customer to open account fully online completely all KYC procedure instantly. KYC document are verified and a signature and photograph are captured in the process. ठीक है, तो आपको ऑनलाइन ही ये आपका अकाउंट खुल जाता है, ऑनलाइन ही आपकी फोटो हो जाएगी, ऑनलाइन ही आपका सिग्नेचर ले लिया जाएगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो बिना केवाईसी के अकाउंट तो ओपन होता नहीं है। तो वही बात है कि अगर किसी को भी अपना अकाउंट ओपन कराना है तो वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। बात कर लेते हैं साउथ इंडियन बैंक की। तो साउथ इंडियन बैंक जो है एक प्राइवेट बैंक है, बहुत पुराना बैंक है। और साउथ इंडियन बैंक की अगर बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है, ये कई बार आता है पेपर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर में। कहाँ पर है? त्रिशूर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो सीईओ हैं, ये लास्ट ईयर ही अपॉइंट हुए, 2020 में इसके नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है मुराली रामकृष्णन। क्या नाम है? मुराली राम कृष्णन। मुराली राम कृष्णन इज द सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक। क्लियर? नेक्स्ट, Manisha Kapoor appointed as Vice President of ICAS, Advertising Standard Council of India, said that its General Secretary Manisha Kapoor has been appointed to the Executive Committee to the International Council for Advertising Self-Regulation. तो इंटरनेशनल देखो, इंडिया लेवल पे जो एक एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल है, यानी वही बात है, एडवर्टाइजमेंट के भी अपने एथिक्स, मोरस, या अगर बात करें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप इन रूल्स एंड रेगुलेशन, इन एथिक्स पर ही आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उन सारे पैरामीटर्स को जो है वो यही डिसाइड करता है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया में, जिसकी स्थापना अगर बात करें तो 1985 में हुई थी। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे भी एक कमेटी है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। उसकी उसके लिए अगर बात करें, जो मनीषा कपूर हैं, जो इसकी जनरल सेक्रेटरी थी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की, उन्हें यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब आईसीएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, और मनीषा कपूर, ठीक है, ये भी फुल फॉर्म याद रख सकते हो, आस्की का। ठीक है, मैनचेस्टर सिटी क्राउन प्रीमियर लीग चैंपियनशिप फॉर थर्ड टाइम। तो फुटबॉल टीम है मैनचेस्टर सिटी, इसे अगर बात करें प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का अवार्ड दिया गया तीसरी बार। मैनचेस्टर सिटी वर क्राउन प्रीमियर लीग चैंपियनशिप फॉर द थर्ड टाइम इन फोर्थ सीजन आफ्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रैश टू अ 2-1 defeat against Leicester. Pep Guardiola side are 10 point clear of second place United with 3 games to spare. तो ये इतनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दिस इज द मैनचेस्टर सिटी फोर्थ प्रीमियर लीग टाइटल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैनचेस्टर सिटी ने अभी हाल ही में प्रीमियर लीग जीता है फॉर थर्ड टाइम, तीसरी बार ये प्रीमियर लीग जीता है। ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।